दोस्तों G7 की मीटिंग होने जा रही है जून 15 से 17 तक और जिसे होस्ट कर रहा है इस बार कनाडा। और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्ने ने भारत के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को इनवाइट किया है G7 की मीटिंग में। और जिसके बाद से उनके ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस उठने लगे, खास करके खालिस्तानी एलिमेंट्स जितने भी हैं ये भी क्वेश्चंस उठाने लगे कि आप प्राइम मिनिस्टर मोदी को कैसे इनवाइट कर सकते हो जबकि कनाडा और इंडिया का रिलेशन इतना खराब है। और इन सब पर मार्क कार्ने ने भी कुछ स्टेटमेंट्स दिया है जिसे हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एंड विद दैट देखो एक बड़ा क्वेश्चन उठ रहा है कि क्या यहाँ अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी जाते हैं कनाडा तो क्या इंडिया और कनाडा का रिलेशन अब इंप्रूव हो जाएगा, एक बेटर लाइन पर आ जाएगा। एंड इसके अलावा G7 ग्रुपिंग क्या होता है, इसकी क्या ऑब्जेक्टिव है, कौन कौन सी कंट्रीज यहाँ पर आती हैं। सो मेनी थिंग्स टू अंडरस्टैंड इन दिस लेक्चर, बट बिफोर दैट दोस्तों आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं G7 कंट्रीज के बारे में कि ये G7 कंट्रीज क्या है, ग्रुप ऑफ 7 जिसे कहा जाता है। तो टोटल आपको यहाँ पर 7 कंट्रीज दिखते हैं। कौन कौन सी कंट्रीज हैं? तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कनाडा, देन फ्रांस, आफ्टर दैट यू हैव जर्मनी, इटली, ओके, जापान, यूके एंड USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये कुल आपको 7 देशों का समूह दिखता है। इसके अलावा यहाँ पर और भी कई कंट्रीज रहती हैं जैसे कि यूरोपियन यूनियन को भी पार्टिसिपेट यहाँ पर वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। आफ्टर दैट इंडिया को इनवाइट किया जाता है यहाँ पर। क्यों किया जाता है? बिकॉज ऑफ द रीज़न दैट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट प्रेसिंग इंटरनेशनल मैटर्स को डिस्कस किया जाता है जैसे कि ग्लोबल इकोनॉमिक इशूज़ हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, सिक्योरिटी हो गया, ट्रेड हो गया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की जाती हैं। अब आपको ये जो ग्रुप दिखता है आज G7, ये इससे पहले G8 था, इससे पहले ये G8 था और उससे भी पहले इनिशियली एकदम जब ये 1975 में बनाया गया था तो ये G6 हुआ करता था। अब कौन सी कंट्री यहाँ पर नहीं थी इनिशियली, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये कनाडा, राइट। कनाडा को 1976 में एक्चुअली ऐड किया गया था, ओके। अब इस ग्रुप के फॉर्मेशन के बारे में जब बात करते हैं कि ऐसा क्या कारण था जो इस ग्रुप को बनाया गया, राइट, जिसमें मेजर इसका पर्पस है टू प्रमोट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, सस्टेनेबल ग्रोथ एंड एड्रेसिंग द ग्लोबल चैलेंजेस लाइक पॉवर्टी, कॉन्फ्लिक्ट एंड एनवायरमेंटल इशूज। ऑल्दो इस ग्रुप के लेकर काफी सारे क्वेश्चंस भी उठे हैं जिसे हम अभी आगे डिस्कस करते हैं, लेकिन इससे पहले ये ग्रुप साल में एक बार ओवरऑल एनुअली मीट करता है। अब जब इसके हम जेनेसिस मतलब इसकी ओवरऑल ओरिजिन के बारे में जब बात करते हैं तो ये उभरा था आफ्टर 1973 एनर्जी क्राइसिस। देखो 1973 में एक बहुत बड़ा क्राइसिस हुआ था जिसे हम फर्स्ट ऑयल शॉक कहते हैं, ओके। अब यहाँ पर क्या हुआ था कि इट वॉज द मंथ ऑफ अक्टूबर 1973 व्हेन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अरब पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, उस वक्त में ओपेक नहीं बल्कि OAPEC हुआ करता था। अब ये एज सच लीड करता था सऊदी अरेबिया और उस वक्त में सऊदी अरेबिया ने इंपोज कर दिया था ऑयल एम्बार्गो कई सारे देश में, वो सारे देशों में जहां पर जो इजराइल को सपोर्ट करते हैं, ओके। तो वहां पर उस वक्त में वॉर चल रहा था, योम किपुर वॉर चल रहा था। अब उसकी वजह से यहां पर इस तरह का डिसीजन लिया गया था जिसकी वजह से जो ऑयल में प्राइस राइज दिखा आपको वो काफ़ी हैवी दिखा। मतलब यहां पर आप ऐसा समझ लो कि जो क्रूड ऑयल था जो कि अबाउट $3 मतलब पर बैरल के हिसाब से जाता था वो बढ़कर चला गया करीब समझ लो $12 पर बैरल। आप समझ सकते हो कि कितना हेवी इंक्रीज देखने को मिला था। अब इसका इफेक्ट क्या था? इसका इफेक्ट इतना ज़्यादा बड़ा था कि ओवरऑल यूएस की जो मतलब मार्केट है उसमें 45% का आपको ड्रॉप देखने को मिला था, स्टॉक मार्केट में क्रैश कर गया था, राइट। तो एज सच बहुत सिग्निफिकेंट इंपैक्ट देखने को मिला था और ऐसा नौबत आ गया था कि यूएस को एक बड़ा इनिशिएटिव लेना पड़ा था 55 माइल स्पीड लिमिट का, ताकि एज सच यहाँ पर जो ऑयल की कंजम्पशन है उस पर कहीं ना कहीं थोड़ा लिमिटेशन लगे। तो इस तरह का इनिशिएटिव लेना पड़ गया था, राइट। एंड इसका ही नतीजा रहता है कि एक काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम जानते हैं IEA कहकर, IEA दैट इज इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, जिसे गठन किया गया था 1974 में, ओके। तो ये सब कुछ देखते हुए अब हालांकि मार्च 1974 में क्राइसिस तो चला गया, लेकिन जिसके बाद से हमने देखा कि ये ग्रुप ओवर कर आता है जहां पर ऐसा जिनका मोटिव था कि कैसे भी करके हम एक कॉपरेशन बनाए ताकि इस तरह के चैलेंजिंग इशूज अगर फ्यूचर में बनते हैं तो वो कहीं ना कहीं हम डील कर सकें। तो जाहिर सी बात है ये इसका कहीं ना कहीं मेजर ऑब्जेक्टिव था। जैसे मैंने कहा इसका पर्पस ही इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ला के रखना, सस्टेनेबल ग्रोथ को मेंटेन करके रखना एज सच, एंड पॉवर्टी, कॉन्फ्लिक्ट जैसे इशूज को कहीं ना कहीं डील करना। अब देखो जब इनके ओवरऑल मेंबर्स के बारे में हम बात करते हैं तो ये डिपेंड करता है कैसे इसके मेंबर्स कहीं ना कहीं आप समझ लो कि इंक्लूड होते हैं। तो टोटल यहाँ पर जो ये 7 देश हैं, अगर हम एज सच इनकी इकोनॉमी के रेस्पेक्ट में बात करें तो देखो 40% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी ये होल्ड करते हैं एंड 10% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ये प्रेजेंट करते हैं, राइट। आप समझ सकते हो कि ये काफ़ी एक वेल्दी ऑर्गेनाइजेशन है उस रेस्पेक्ट में अगर हम देखें।
एज सच, राइट। लेकिन इसका इम्पैक्ट, इसके जो डिसीजंस है, ये क्योंकि ये काफ़ी इनफॉर्मल, जैसे कि इन्होंने कही रखा है कि यहाँ पर ये एक इनफॉर्मल फॉरम है, तो उतना ज़्यादा मायने नहीं रखता है। क्रिटिसिज्म काफ़ी फेस करना पड़ा है, खास करके रिसेंटली ऐसा कहा गया कि ये एक एक्सक्लूसिव क्लब है, ये साइडलाइन करके रख दिया है इमर्जिंग इकोनॉमीज जैसे कि चाइना, जैसे कि इंडिया को, एंड खास करके ये रिफ्लेक्ट करता है वेस्टर्न सेंट्रिक प्रायोरिटीज को, जिसकी वजह से एज सच यहाँ पर काफी सारे प्रॉब्लम्स इसको लेकर है, राइट। तो इसका एज सच यूज, इसका जो कहीं ना कहीं इफेक्ट है वो कहीं ना कहीं उतना बड़े स्केल पर आपको नहीं दिखता है। तो G7 की मीटिंग और G7 ग्रुपिंग को लेकर कई बार इतना सीरियसनेस नहीं रहता है, ऑल्दो ये काफ़ी बड़े ग्रुप कंट्रीज हैं जो एक्चुअली वर्ल्ड के बड़े इकोनॉमीज हैं, उनकी मीटिंग है। तो और इंडिया अगर यहाँ पर जा रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ की इशूज पर बात किया जाएगा। अब हम प्रेजेंट कंटेक्स्ट में बात कर लेते हैं। नॉब, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को काफ़ी ज़्यादा बैकलैश फेस करना पड़ा है, खास करके जैसे ही इन्होंने अनाउंस किया कि हम इंडिया को इनवाइट करें G7 समिट पर। अब बेसिकली ये क्वेश्चन उठाया किन के द्वारा गया है? जाहिर सी बात है खालिस्तानी सपोर्टर्स के द्वारा उठाया गया है। आपको मैं एक वीडियो दिखाता हूं जहां पर आपको क्लियरली समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चन किया जा रहा है यहां पर। Minister Narendra Modi to be attending the G7 in Kananaskis when there's an ongoing RCMP investigation into the Modi and government's potential involvement in the murder of Hardeep Singh Nijjar. Thank you for the question. Look, India has been at the last 6 G7 conferences. It's one of the biggest and fastest growing economies in the world. We need to sell our natural gas, our civilian nuclear power technology, and other resource projects to India, and we need to work with India and other countries on trade and security. So we, as Conservatives, understand that the invitation is necessary, and that we want to see the government work on addressing security issues at the same time. और आप देख सकते हो यहाँ पर मार्क कार्नी का भी स्टेटमेंट दैट आई स्पोक विथ नरेंद्र मोदी टुडे ऑन द लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप बिटवीन Canada and India, including deep people-to-people ties and significant commercial links. Importantly, we agreed to continue law enforcement dialogue and discussions addressing security concerns. अब ये मार्क कार्नी का स्टेटमेंट था। अब जाहिर सी बात है इनका रिसेंटली बात हुआ था फ़ोन कॉल में हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में। अब यहाँ पर इन्होंने इनविटेशन भी दिया था G7 का, और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी की गई हैं ताकि इंडिया और कनाडा के बीच में जो टाइज है वो यहाँ पर बेटर हो जाए, इम्प्रूव हो जाए। और ये ज़रूरी भी है क्योंकि देखो इससे पहले ट्रूडो साहब जब तक थे, अब जस्टिन ट्रूडो का जो स्टैंस था वो कंप्लीटली वो अपोज करते थे, लेकिन यहाँ पर मार्क कार्नी थोड़े अलग लीडर दिख रहे हैं, ठीक है। तो वो डिफरेंस हमें यहाँ पर साफ दिख रहा है कनाडा के रेस्पेक्ट में अभी। और फिर इन सब पर हमारे प्राइम मिनिस्टर का भी स्टेटमेंट आया। इन्होंने कहा दैट ग्लैड टू रिसीव अ कॉल फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी of Canada, congratulated him on his recent election victory and thanked him for the invitation to the G7 summit in Kananaskis later this month, okay, as vibrant democracies bound by deep people-to-people ties. जी हाँ, इन्होंने इस पॉइंट को अच्छे से मेंशन किया है। and India and Canada will work together with renewed vigor, guided by mutual respect and shared interest. Look forward to our meeting at this summit. तो प्राइम मिनिस्टर मोदी यहाँ पर जाने वाले हैं, डेफिनेटली इस मीटिंग को कहीं ना कहीं यहाँ पर जाएंगे, एंड मीटिंग में कहीं ना कहीं कनाडा के साथ में डायरेक्टली यहाँ पर हो सकता है बात भी होगा, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर से मिलेंगे, एंड नो डाउट यहाँ पर कुछ अच्छे पॉजिटिव डेवलपमेंट्स देखने को मिल सकते हैं। खास करके खालिस्तानी वाला जो एलिमेंट है इसके ऊपर यहाँ पर खास करके डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से रिसेंट टाइम में खालिस्तानीज ने अटैक किया है बाहर में कॉन्सुलेट्स में, उस पर यहाँ पर सिक्योरिटी उठाया जाएगा। डायस्पोरा, इंडियन डायस्पोरा के ऊपर अक्सर अटैक कर दिया जाता है इनके द्वारा, वो क्वेश्चंस कहीं ना कहीं रेज किया जाएगा। तो बहुत सारे पॉजिटिव डेवलपमेंट्स आएंगे G7 के रेस्पेक्ट में जब हम बात करते हैं, एंड हो सकता है यहाँ से एक नया डोर खुले इंडिया और कनाडा के रिलेशन का, वापस से ये रिबूट हो, वही कहीं ना कहीं एज सच दोनों ही कंट्री के लिए बेटर होगा। सो आई होप आपको समझ में आया एज सच जो भी ये सारे डेवलपमेंट्स हुए रिसेंटली, एंड जो भी अपडेट्स आएगा, अभी G7 समिट होगा, वहाँ से जो भी अपडेट्स आएगा आई विल मेक अपडेटेड लेक्चर्स फॉर यू, एंड फॉर दैट व्हाट यू नीड टू डू इज टू सब्सक्राइब श्रीराम साइंस अगर अभी तक आपने नहीं किया है। एंड एट लास्ट, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।